ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जिसके बैच चल रहे होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फॉरेक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ठीक है, फॉरेक्स का मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम फॉरेक्स का कुछ छोटा मोटा कंसेप्ट बाकी है, उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन को जाएंगे। तो ठीक है, तो बेटे आज के लिए आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी फॉरेक्स का छोटा मोटा कंसेप्ट है आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा बाकी है, तो उसमें टीटी रेट एंड बिल रेट। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर ये टीटी रेट बिल रेट क्या होता है। तो सुनिए, टीटी रेट बिल रेट हमको तो बहुत आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले सुनो ये टीटी रेट और बिल रेट होता क्या है। तो ठीक है, सॉरी, टीटी का मतलब होता है, टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ओके सर, बिल का मतलब क्या होता है। बिल का मतलब बिल रेट। हम बिल के लिए कुछ भी फुल फॉर्म नहीं यूज करेंगे, लेकिन टीटी के लिए हम फुल फॉर्म यूज करेंगे। टीटी का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ओके, अब बोलेंगे सर ये जो रेट है, टीटी रेट हुआ या बिल रेट हुआ, ये कब लगता है। तो सुनो, मान लो आपको कुछ डॉलर चाहिए। मान लो आपको कुछ डॉलर चाहिए। आप कौन है, आप एक कस्टमर हो, आपको यूएसए जाना है, तो उसके लिए आपको कुछ डॉलर चाहिए। तो ठीक है, तो मेरा सवाल यही रहेगा आपके लिए, अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप डॉलर कहां से लेंगे। आप बोलेंगे सर बड़ी अजीब बात है, हम डॉलर कहां से लेंगे, मतलब आरबीआई से लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर डॉलर चाहिए तो आप डॉलर आरबीआई से ले लेंगे। तो ठीक है बेटा, अगर आप आरबीआई के पास जाओगे डॉलर के लिए, बेटा अगर आप आरबीआई के पास जाओगे डॉलर के लिए, तो इससे आरबीआई आपको डॉलर नहीं दूंगा। आरबीआई पहले पूछेगा कि आप डॉलर क्या करोगे, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो एक एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक एक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके लिए डॉलर बहुत इजीली मिल जाएगा। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपको फॉरेन करेंसी इजीली मिल जाएगा, और ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा, लेकिन आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। लेकिन आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन, इसका मतलब दो केस हो सकता है। केस वन, आपको बिना वेरिफिकेशन में फॉरेन करेंसी मिल जाएगा। केस वन, आपको बिना वेरिफिकेशन में फॉरेन करेंसी मिल जाएगा, लेकिन केस टू, पहले आरबीआई प्रॉपर वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपको फॉरेन करेंसी देगा। तो ठीक है, इसका मतलब दो केस हो सकता है। इसका मतलब दो केस हो सकता है। केस वन, क्या फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल, केस वन क्या फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल इजीली, मतलब फॉरेन करेंसी इज फ्रीली अवेलेबल। विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट वेरिफिकेशन। बेटा अगर फॉरेन करेंसी आपको मिल जाता है फ्रीली, मतलब विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, तो उस वक्त हमारा टीटी रेट लगेगा। कौन सा रेट लगेगा, टीटी रेट। टीटी रेट। आप बोलेंगे सर इससे क्यों, तो देखो ऐसे भी फॉरेन करेंसी इजीली मिलेगा, ऐसे भी फॉरेन करेंसी इजीली मिलेगा। कोई भी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए तो आरबीआई कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं करेगा। अगर आप जाके पूछोगे, जाके आरबीआई को मांगोगे कि मुझे इतना डॉलर दे दो, तो आरबीआई दे देगा। हाँ, उसके बदले जितना पैसा लेना है तो आरबीआई जरूर लेगा, लेकिन कोई भी वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। आप काउंटर के सीधा रुपया दे के डॉलर पकड़ के ले आए। तो इसका मतलब अगर आप नहीं जाके टेलीफोन भी करोगे
तो फिर भी आपको डॉलर मिल जाएगा। इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन फ्रीली अवेलेबल, सॉरी जो ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन करेंसी फ्रीली अवेलेबल होता है या जो ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन करेंसी मिल जाता है विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन, उस वक्त हमारा टीटी रेट लगता है। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर ये केस 2 क्या होता है? तो केस 2 मेरे साथ साथ नोट करते चलो। तो केस 2 होता है फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू अप्रूवल, मीन्स आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन। इसका मतलब फॉरेन करेंसी आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अब बोलेंगे सर अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल आरबीआई दे सकते हैं, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। इसका मतलब अप्रूवल आरबीआई दे सकता है, अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। तो आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के बाद आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा। इसका मतलब आप आरबीआई के पास गए, आप बोले कि मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, और देखा वो कैटेगरी 2 में आ रहा है, तो पहले वो उस दिन आपको फॉरेन करेंसी नहीं देगा। वो क्या करेगा ना, बोलेगा कि ठीक है तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के बाद या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन आएगा, या तो एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, या तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आरबीआई का परमिशन अगर चाहिए तो आरबीआई का परमिशन लेगा। इसका मतलब आप फॉरेन करेंसी डिमांड करने के बाद आरबीआई क्या करेगा ना, कुछ प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसके बाद आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा। तो उस वक्त जो रेट लगेगा उसको कहते हैं बिल रेट। कौन सा रेट लगेगा? बिल रेट। तो ठीक है, इसका मतलब अगर फॉरेन करेंसी आपको फ्रीली मिल जाता है तो उस वक्त टीटी रेट लगता है। अगर फॉरेन करेंसी आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद या कुछ प्रोसीजर या कुछ प्रोसेसिंग के बाद मिलता है तो आपका बिल रेट लगता है। तो क्या बेटा ये जो कंसेप्ट था टीटी रेट बिल रेट आपको समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आया। टीटी रेट क्या होता है? टीटी रेट का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, बिल रेट का मतलब बिल रेट। टीटी रेट कब लगता है? अगर फॉरेन करेंसी इजीली मिल जाता है, कोई भी प्रोसेसिंग या कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं होता है, तो तब टीटी रेट लगता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क के बाद अगर आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा तो उस वक्त आपको क्या बिल रेट लगाना पड़ेगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज ये टीटी रेट हुआ या बिल रेट हुआ, ये कैसे कैलकुलेशन होगा? तो लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, हाउ टू कंप्यूट टीटी रेट एंड बिल रेट। हाउ टू कंप्यूट टीटी रेट एंड बिल रेट। ये जो टीटी रेट एंड बिल रेट है कैसे कंप्यूटेशन होगा? तो सुनो, पहले हमको एक रेट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे कि बेस रेट। पहले एक रेट मिलेगा जिसको हम बोलेंगे क्या? बेस रेट। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये बेस रेट क्या होता है? तो देखो, एक आरबीआई के साथ और एक मतलब एक बैंक के साथ और एक बैंक का जो ट्रांजैक्शन जिस रेट में हो रहा है उसको बेस रेट कहते हैं। इसका मतलब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगा तो बेस रेट लगेगा। ध्यान से समझिएगा, मैं एक बैंक हूं, ठीक है, तो मेरा कितने प्रकार का ट्रांजैक्शन हो सकता है? और या तो कोई दूसरे बैंक से मैं डॉलर खरीदूंगा या कोई दूसरे बैंक को मैं डॉलर बेचूंगा। इसका मतलब मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है दिस इज पैरेलल ट्रांजैक्शन, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। इसका मतलब मैं मान लो कि मैं एक बैंक हूं, बैंक का और एक बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो सकता है, बैंक का कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बैंक
के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा जो रेट लगेगा उसको कहते हैं बेस रेट। बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा जो रेट लगेगा उसको कहते हैं बेस रेट। ठीक है, बैंक कस्टमर के साथ जो रेट ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए या तो टीटी रेट लगेगा नहीं तो बिल रेट लगेगा। क्या मेरा बात आपको समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर आपका बात हमें बिल्कुल समझ में आया। तो और एक बार मुझे मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। मैं कौन हूं? मैं एक बैंक हूं। बोलो कि मैं एक बैंक हूं। आप खुद को भी बोलना चाहिए मैं एक बैंक हूं। अगर बैंक और बैंक के साथ एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो कौन सा रेट लगेगा? बेस रेट लगेगा। तो बैंक कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करेगा या तो टीटी रेट लगेगा नहीं तो बिल रेट लगेगा। आप बोलेंगे सर टीटी रेट कब लगेगा? अगर वो ट्रांजैक्शन फ्रीली अवेलेबल होता है तो टीटी रेट लगेगा, अगर वो ट्रांजैक्शन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद अवेलेबल होता है तो बिल रेट लगेगा। तो ठीक है, तो मान लो बेस रेट ये होता है बिड, ये होता है आस्क। तो ठीक है, तो जो टीटी और बिल मतलब बैंक आपको दे देगा विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। केस वन, बैंक आपको डॉलर दे देगा या बैंक आपसे डॉलर ले लेगा। बैंक अगर आपसे डॉलर ले लेगा तो बिड रेट लगेगा, बैंक अगर आपको डॉलर देगा तो आस्क रेट लगेगा। तो गोली मारो अभी बिड और आस्क को, ऐसा कंसेप्ट समझो, फिर उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे कि बिड में क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा, आस्क में क्या होगा, ऐड होगा या लेस होगा। तो ठीक है, तो बैंक आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा जो ट्रांजैक्शन के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर नहीं चाहिए। केस वन, बैंक आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा जो ट्रांजैक्शन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। दो केस समझ में आया। पहला केस में बैंक आपके साथ ट्रांजैक्शन किया जिसके लिए प्रॉपर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या प्रोसेसिंग नहीं चाहिए। बैंक आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा जिसके लिए बैंक को कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब केस वन में बैंक का प्रॉफिट अगर कम होगा तो केस टू में बैंक का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ एक ट्रांजैक्शन करूंगा जिसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है। तो उस वक्त मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा तो वो ट्रांजैक्शन के लिए मुझे प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो मैं हर बार सोचूंगा कि मैं वही ट्रांजैक्शन करूंगा जिसमें मेरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब दो केस हो सकता है। केस वन ट्रांजैक्शन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, केस टू ट्रांजैक्शन विद डॉक्यूमेंटेशन। बोलो किस ट्रांजैक्शन में बैंक को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए? सर ट्रांजैक्शन विथ डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, किस ट्रांजैक्शन में बैंक को कम प्रॉफिट होगा तो चलेगा? सर ट्रांजैक्शन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो बेस रेट का बिड, बेस रेट का बिड, बेस रेट का आस्क। तो प्लस या माइनस करेंगे हम टीटी मार्जिन, क्योंकि बेस तो बैंक रेट होता है। अगर बैंक कस्टमर का रेट होगा तो बैंक को कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं टीटी मार्जिन। वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टीटी मार्जिन। तो सुनो, टीटी मार्जिन बिड के लिए लेस होगा, आस्क के लिए प्लस होगा। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखो, टीटी मार्जिन बिड के लिए लेस होगा, कॉन्सेप्ट के लिए आस्क के लिए ऐड होगा। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों? ये बात आपको थोड़े देर में पता चलेगा। आप ही के लिए कॉन्सेप्ट लिखो। तो टीटी मार्जिन एडजस्ट करने के बाद जो रेट आएगा उसको बोलेंगे टीटी रेट। बोलो टीटी मार्जिन बिड के लिए क्या होगा? लेस होगा। टीटी मार्जिन आस्क के लिए क्या होगा? ऐड होगा। तो टीटी मार्जिन एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो मिला ये हो गया टीटी बिड, ये जो मिला ये हो गया टीटी आस्क। आप बोलेंगे सर उसके बाद फिर हमको प्लस माइनस करना है बिल मार्जिन। उसके बाद हमको फिर प्लस माइनस करना है क्या? बिल मार्जिन। तो बिल मार्जिन बिड के लिए माइनस होगा, आस्क के लिए प्लस होगा। तो जो रेट आएगा वो बोलेंगे बिल रेट। पहला वाला बन जाएगा बिल का बिड रेट और दूसरा वाला बन जाएगा बिल का आस्क रेट। तो ठीक है, अब बोलेंगे सर ये बिड रेट में माइनस क्यों हो रहा है, आस्क रेट में प्लस क्यों हो रहा है?
तो बेटा ये बहुत आसान का कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, मान लो मुझे मैं बाय कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बाय, मुझे बाय करना है। तो मान लो मैं बाय कर सकता हूं 40 में। अगर केस 1 मैंने बोला कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, बाय करने के वक्त मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो बोलो बाय करने वक्त आपको कब प्रॉफिट होगा, जब आप बाय करते हो। तो प्रॉफिट कैसे होगा, जितना कम में बाय करोगे। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 रुपया माइनस करो, 38 में बाय करो, तो इसके कंपैरिजन में यहां पे 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं ना। सेल में सेलिंग प्राइस से बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा, बाय के केस में परचेज प्राइस कमेगा तो प्रॉफिट होगा। बोला कि केस 2 में, बोला कि केस 2 में और 3 रुपया का प्रॉफिट होना है, वह प्रॉफिट चाहिए। बोला कि केस 2 में और 3 रुपया का प्रॉफिट चाहिए। अब बोलो जो केस 38 में आप बाय कर रहे हो, अगर केस 2 को जाओगे आपको फिर भी और 3 रुपया प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब केस 2 के लिए आप कितना में बाय करोगे, 35 में। इसका मतलब बाय के केस में जितना माइनस करते रहोगे उतना प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना कम प्राइस में आप बाय करोगे उतना प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर सेल के केस में बताओ। सेल का मतलब आस्क रेट होता है। मान लो आप सेल कर रहे हैं 45 रुपीज, कितना में, 45 में। मैंने बोला कि केस 1 में आपको 4 रुपया ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब 4 तो 8 होगा, 49 में अगर आप बेचोगे तो केस 1 में केस मतलब इसके कंपैरिजन में केस 1 में कितना फायदा, कितना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, 4 रुपया। आप बोलेंगे सर केस 2 के लिए और 3 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो फिर 3 रुपया ऐड करना पड़ेगा, 52। इसका मतलब ये जो 4 रुपया था ये था टीटी मार्जिन, ये जो 3 रुपया था ये था बिल मार्जिन, ये जो 2 रुपया था ये था टीटी मार्जिन, ये जो 3 रुपया था ये था बिल मार्जिन। इसका मतलब बिड के टाइम पे मार्जिन हमेशा लेस होते रहेगा, आस्क के टाइम पे मार्जिन हमेशा आड़ होते रहेगा। तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टीटी रेट कैसे कैलकुलेशन होगा और बिल रेट कैसे कैलकुलेशन होगा। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा, इस टॉपिक से एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, ओनली इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो 2 या 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बाकी जो बड़ा वाला सम आएगा उसमें एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर तो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल करवाइए, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो स्टूडेंट एग्जांपल डिमांड करेंगे और मैं नहीं दूंगा, ऐसा टीचर मैं नहीं हूं। तो आप एग्जांपल डिमांड नहीं करोगे फिर भी मैं अपने तरफ से एग्जांपल दे दूंगा। ले लो, कितना एग्जांपल लोगे ले लो, जितना भी एग्जांपल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल का भंडार पड़ा हुआ है। तो ठीक है, तो लिखो एग्जांपल। तो फटाफट लिखो एग्जांपल। ठीक है, अब बोलेंगे सर बताइए। तो मान लो जो बैंक के साथ बैंक का ट्रांजैक्शन होगा तो उस वक्त कौन सा रेट लगेगा, बेस रेट। तो बेस रेट $1 ₹40, बेस रेट चल रहा है $1 ₹40 और ₹43। तो ठीक है, तो बेस रेट जो चल रहा है $1 ₹40 और ₹43 चल रहा है। तो टीटी मार्जिन, टीटी मार्जिन है आपका 10%, बिल मार्जिन, टीटी मार्जिन है आपका 10%, फिर बिल मार्जिन आपका, ओ माय गॉड कितना, 5%। तो ठीक है, टीटी मार्जिन मैंने बोला 10% और बिल मार्जिन मैंने बोला 5%। कैलकुलेट
कैलकुलेट टीटी रेट एंड बिल रेट। आपको टीटी रेट एंड बिल रेट कैलकुलेशन करना है। आपको टीटी रेट और बिल रेट कैलकुलेशन करने हैं। तो देखो एग्जांपल जो मैंने लिखा हूं, बेस रेट $1 इज इक्वल टू ₹40, 43, टीटी मार्जिन 10%, बिल मार्जिन 5%। तो आपको टीटी रेट और बिल रेट कैलकुलेशन करना है। क्या बेटा ये क्वेश्चन आपको आएगा? बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर ये क्वेश्चन हमको आएगा। तो चलो खुद ट्राई करो। 1 मिनट में 2 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं। अगर 2 मिनट में आपका नहीं होगा तो मैं आंसर दे दूंगा। तो ठीक है, चलो खुद ट्राई करो। क्या हो गया आप लोग का आंसर? बोलो हाँ या ना। हाँ सर हो गया। कॉपी दिखाओ। फिजिकल वाले, वर्चुअल वाले। फिजिकल वाले तो कॉपी दिखाने के लिए मतलब क्या नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन वर्चुअल वाले में बोलते हैं कि हाँ सर ये देख लो। वर्चुअल वाला का कॉपी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि हाँ देख लो हम लोग का हो गया। तो ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन मेरे साथ साथ। तो बोलो बेस रेट क्या होता है? $1 ₹40 ₹43। तो ठीक है, प्लस या माइनस। सबसे पहले टीटी मार्जिन एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले टीटी मार्जिन एडजस्ट होगा। तो टीटी मार्जिन कितना? 10%। तो 40 इंटू 10% ये माइनस होगा, 43 इंटू 10% ये प्लस होगा। तो टीटी मार्जिन एडजस्ट करो तो आएगा टीटी रेट आएगा। क्या आएगा? टीटी रेट आ जाएगा। तो बेटे टीटी मार्जिन और बिल मार्जिन दोनों, सॉरी टीटी मार्जिन को पहले एडजस्ट करो। 40 में 10% माइनस होगा तो टीटी रेट आएगा 36। टीटी रेट आएगा 36, मतलब टीटी का बिड रेट कितना हो जाएगा? 36। तो अब 43 में 10% ऐड हो जाएगा तो 47.3। तो टीटी बिड रेट हो गया 36, टीटी आस्क रेट हो गया 47.3। तो फिर प्लस और माइनस क्या होगा? बिल मार्जिन। अब बोलेंगे सर ये जो बिल मार्जिन एडजस्ट होगा, अब बोलेंगे सर ये जो बिल मार्जिन एडजस्ट होगा या बेस रेट में एडजस्ट होगा, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है। ये बेस रेट में एडजस्ट होगा या टीटी रेट में एडजस्ट होगा? बेटा ये टीटी रेट में एडजस्ट होगा। याद रखो कि ये बिल रेट, सॉरी बेस रेट में एडजस्ट नहीं होगा। तो बोलो बिल मार्जिन कितना परसेंट आपका? आपका जो बिल मार्जिन है वो कितना परसेंट? सर 5%। तो 5% किधर से एडजस्ट होगा? टीटी रेट से एडजस्ट होगा। तो 5% कहां से एडजस्ट होगा? टीटी रेट से एडजस्ट होगा। तो ठीक है, 36 का 5% माइनस करो, 47.3 का 5% ऐड करो। तो ठीक है, 36 माइनस 5% ये आ रहा है 34.2। ये आपका हो जाएगा बिल रेट, ये आपका हो जाएगा बिल रेट। तो फिर 47.3 प्लस 5% आपका हो जाएगा 49.665। तो 49.665। तो ठीक है, ये था आप लोगों का जो टीटी रेट बिल रेट का कंसेप्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टीटी रेट बिल रेट में आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुआ या आपको कुछ कंसेप्ट समझने के लिए कुछ डिफिकल्टी आया तो ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना या तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है। मैं आपको जो भी डाउट है वो रिमूव करवा दूंगा, तो ठीक है। लेकिन बेटा इतना ही सोचो, डाउट नहीं रहेगा। क्यों इस कंसेप्ट में डाउट क्यों रहता है आप लोगों का? ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो कंसेप्ट कवर हो गया, ये तो हम लोग का टीटी रेट बिल रेट का कंसेप्ट खत्म हो गया। मैंने बोला हाँ ठीक है खत्म हो गया, लेकिन अब क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे ना, कुछ न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटे मैं न्यूमेरिकल सम को जानने से पहले मैं आपको फॉरेक्स में आज तक हम जितना भी कंसेप्ट पढ़े हुए सारे कंसेप्ट का एक बार क्विक रिवाइज करना चाहता हूं, तो ठीक है। तो बेटे पहले हम लोग तो फटाफट आइए मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो, फिर रिवीजन करने के बाद हम लोग जाएंगे हमारा न्यूमेरिकल सम्स को, तो ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि क्यों फॉरेक्स सम को पढ़ना है, तो व्हाई वी नीड द कंसेप्ट ऑफ अ फॉरेक्स। तो देखो मैंने बेटा यही बोला था कि आजकल का जमाना में एक इंडियन कंपनी वो एकदम आराम से जाके यूएस में बिजनेस कर सकता है और यूएस का कंपनी इंडिया में आके बिजनेस भी कर सकता है। तो अगर आप बिजनेस कर सकते हो ग्लोबली, अगर आप बिजनेस ग्लोबली करोगे तो देयर में बी चांसेस दैट यू मे रिसीव इन डॉलर, यू मे रिसीव इन पाउंड, यू मे रिसीव इन यूरो, यू मे रिसीव इन कुछ भी अदर कंट्रीज करेंसी। इसका मतलब आप अगर इंडिया में बिजनेस करोगे, आप अगर इंडिया में बिजनेस करोगे तो आपका जो पैसा इनफ्लो होगा या जब जो पैसा आउटफ्लो होगा वो रुपीज में होगा। अगर आप बाहर जाके बिजनेस करोगे तो हो सकता है कि आपको बाहर दूसरे कंट्री का करेंसी में इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है। इसका मतलब मान लो कि मैंने यूएस में बिजनेस कर रहा हूं, तो इसका मतलब वहां पे अगर मुझे कुछ एसेट खरीदना है तो मुझे डॉलर में आउटफ्लो, मेरा डॉलर में आउटफ्लो होगा। अगर वहां मैंने कुछ बेच रहा हूं तो डॉलर में मेरा इनफ्लो होगा। लेकिन मैं इंडियन हूं, मैं जब बैंक जाऊंगा मेरा वेल्थ डिपॉजिट करने के लिए तो मैं तो सिर्फ रुपीज में डिपॉजिट कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे फॉरेन करेंसी मिल सकता है। दैट इज ए चांस दैट आई कैन रिसीव और आई कैन पे फॉरेन करेंसी। then again I have to convert the foreign currency into my Indian currency, so that for this reason I need the knowledge of international finance या foreign exchange। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो देखिए एक्सचेंज रेट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू करेंसी। इन अदर वर्ड एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मतलब एक करेंसी का भाव दूसरे करेंसी में क्या होगा वो बताता है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है बीड रेट और एक होता है आस्क रेट। अगर आप बैंक को सेल करोगे फॉरेन करेंसी तो जो रेट लगेगा, मतलब बैंक बाय करेगा तो बीड रेट लगेगा। अगर आप बैंक से परचेज करोगे मतलब बैंक आपको सेल करेगा। देखो बेटे ये रिवीजन क्लास हो रहा है तो मैं और नोट्स लिख के आपको नहीं समझाऊंगा, मैं ऐसे बोलते रहूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, बीड रेट एक्सचेंज रेट में दो कंपोनेंट था, एक पहला होता था बीड रेट और दूसरा होता था आस्क रेट। अगर आप बैंक को बेचोगे तो बीड रेट लगेगा। मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, अगर कस्टमर बैंक को बेचेगा इसका मतलब बैंक खरीदेगा तो बीड रेट लगेगा। अगर कस्टमर बैंक से खरीदेगा मतलब बैंक बेचेगा तो आस्क रेट लगेगा। तो आई एम द कस्टमर, देयर इज माय बैंक, कस्टमर वांट्स टू बाय फ्रॉम बैंक, कस्टमर वांट्स टू बाय फ्रॉम बैंक, कस्टमर वांट्स टू बाय फ्रॉम बैंक, तो आस्क रेट लगेगा। क्योंकि कस्टमर वांट्स टू बाय फ्रॉम बैंक मींस बैंक विल सेल, तो कौन सा रेट लगेगा? आस्क रेट लगेगा। कस्टमर वांट्स टू सेल टू बैंक मतलब बैंक विल बाय तो बीड रेट लगेगा। तो बैंक अगर खरीदता है तो बीड रेट लगता है, बैंक अगर सेल करता है तो आस्क रेट लगता है। तो बेटा एक्सचेंज रेट में दो कंपोनेंट होता था, बीड रेट और आस्क रेट। आपको बीड रेट और आस्क रेट दोनों का रिवीजन हो गया। तो ठीक है, एक्सचेंज रेट टू टाइप्स, एक्सचेंज रेट कैन बी टू टाइप्स। मतलब ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं ना इसको हम कोटेशन कहते हैं। ये जो एक्सचेंज रेट होता है हम इसको कोटेशन कहते हैं। तो कोटेशन दो तरीके का होता है, पहला होता है वन वे कोटेशन, दूसरा होता है टू वे कोटेशन। वन वे कोटेशन में क्या होता है,
ना bid ask सेम होता है, bid ask सेम होता है, मतलब when bid and ask rate are equal then the quotation will be called as one way quotation. When bid rate and ask rate are different then the quotation will be called as two way quotation. मान बेटा इतना याद रख लो, अगर बीड रेट आस्क रेट डिफरेंट होता है तो बीड रेट हमेशा लोअर होगा, आस्क रेट हमेशा हायर होगा, बीड रेट हमेशा लोअर होगा, आस्क रेट हमेशा हायर होगा, क्योंकि बैंक खरीदेगा बीड में, बैंक बेचेगा आस्क में, अगर बीड कम होगा आस्क ज्यादा होगा तो बैंक का नुकसान नहीं होगा, हम बैंक का नुकसान नहीं कराएंगे। तो ठीक है, बैंक यहाँ पे है हमें सर्विस देने के लिए, तो बैंक को हम बोलेंगे तुम कम में खरीदो ज्यादा में बेचो ताकि तुम्हारा कुछ प्रॉफिट हो सके। तो ठीक है, तो बीड रेट हमेशा लोअर होगा, आस्क रेट हमेशा हायर होगा। अगर क्वेश्चन में जो लोअर होता है उसको हम बीड मानेंगे, क्वेश्चन में जो हायर होता है उसको आस्क मानेंगे। तो बेटा ये जो वन वे कोटेशन, टू वे कोटेशन, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट है। तो स्पॉट रेट का मतलब आज तुम बैंक के पास गए हो, बोले कि मुझे डॉलर चाहिए, आज रुपया ले लो और मुझे डॉलर दे दो, मतलब जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट कर रहे हो, तो वो जो रेट लगेगा स्पॉट रेट, क्योंकि स्पॉट में आप डॉलर ले लोगे, स्पॉट में आप रुपया दे दोगे, तो स्पॉट ट्रांजैक्शन के लिए जो रेट लगता है उसको कहते हैं स्पॉट रेट। अगर आप आज बैंक से कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि मुझे फ्यूचर में डॉलर चाहिए, तो जो रेट लगेगा वो फॉरवर्ड रेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप बैंक के पास आज जाओगे और बोलोगे कि मुझे फ्यूचर में डॉलर चाहिए, मुझे कब डॉलर चाहिए, फ्यूचर में डॉलर चाहिए, मान लो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तो उस वक्त मुझे बैंक जो रेट लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। तो बेटा मेरा कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवीजन हो गया, व्हाई वी नीड फॉरेन एक्सचेंज वो कंसेप्ट रिवीजन हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, बीड रेट आस्क रेट हो गया, वन वे कोटेशन, टू वे कोटेशन हो गया, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे, 2 थ्योरी पढ़े थे, एक हुआ था हम लोग का पीपीपीटी और एक हुआ था हम लोग का आईआरपीटी। तो हम लोग पीपीपीटी भी कवर किए थे, हम लोग आईआरपीटी भी कवर किए थे। तो पीपीपीटी का मतलब होता था परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी, पीपीपीटी का मतलब होता था परचेज प्राइस पैरिटी थ्योरी, और पीपीपीटी इक्वेशन होता था फॉरवर्ड रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 प्लस होम कंट्री इन्फ्लेशन रेट डिवाइड बाय 1 प्लस फॉरेन कंट्री इन्फ्लेशन रेट। बेटा ये जो हुआ था ये हम लोग का पीपीपीटी इक्वेशन था। तो मैंने भी आपको बताया था कि इन्फ्लेशन का दूसरा नाम होता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का दूसरा नाम होता है इंटरेस्ट रेट। उसके हिसाब से हम आईआरपीटी का इक्वेशन भी कवर कर चुके हैं। तो आईआरपीटी में इसका मतलब जो भी पीपीपीटी इक्वेशन है वही भी हमारा आईआरपीटी इक्वेशन हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन रेट को हम रिप्लेस कर देंगे बाय इंटरेस्ट, मतलब इन्फ्लेशन रेट को वहां पे डिलीट मारो और इंटरेस्ट रेट इंसर्ट करो, तो जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा हम लोग का आईआरपीटी। तो नालायक आप लोग बोलो कि आईआरपीटी क्या होगा, तो फॉरवर्ड रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 प्लस होम कंट्री इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट। बेटा ये इन्फ्लेशन ऊपर में, पीपीपीटी में इन्फ्लेशन, आईआरपीटी में इंटरेस्ट। अब बोलो इस दोनों का यूजेस क्या था। मैं जो भी कंसेप्ट क्लास में कवर किया हूं उसी का ही रिवीजन कर रहा हूं, तो आप लोग अगर पढ़ के रिवाइज करके नहीं आए होंगे तो इस वीडियो को देख लो, तो ठीक है हो जाएगा कवर। तो बेटे ये जो पीपीपीटी और आईआरपीटी इस दोनों का यूजेस क्या था, तो देखो पीपीपीटी और आईआरपीटी हम लोग 2 सिचुएशन के लिए या 2 रीजन के लिए या 2 कारण के लिए हम यूज करेंगे। तो पहला वाला कारण, चाहे वो आईआरपीटी हो चाहे वो पीपीपीटी हो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ठीक है, मान लो होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को पीपीपीटी और आईआरपीटी दोनों का यूजेस समझा रहा हूं। तो ठीक है, मान लो होम कंट्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, क्या में स्पॉट रेट भी दिया हुआ है,
येलो कलर वाला पोजीशन मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो होम कंट्री इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, क्या मुझे फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा? यस और नो, बैलेंसिंग फिगर? आप बोलेंगे सर हाँ। तो उसी हिसाब से होम कंट्री का इंटरेस्ट, फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट, स्पॉट रेट दिया हुआ है, क्या मुझे फॉरवर्ड रेट मिल जाएगा? बोलो हाँ या नहीं। हाँ, इसका मतलब हम IRPT या PPPT को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट एनी मिसिंग फिगर, टू फाइंड आउट एनी मिसिंग फिगर। आप बोलेंगे सर दो चीज मिसिंग है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? बेटा एक ही फिगर मिसिंग रहेगा तो इन चारों में अगर एक ही फिगर मिसिंग रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो IRPT PPPT का एक यूजेस हो गया कि कोई भी चीज अगर मिसिंग होता है तो हम निकाल देंगे। तो ठीक है, फिर मैंने बोला कि IRPT और PPPT कहते हैं कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर आपको LHS का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, LHS का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, RHS का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हुआ है, बोलो LHS और RHS में अगर कोई भी चीज मिसिंग है तो हम बैलेंसिंग फिगर लेके मिसिंग फिगर कैलकुलेशन करेंगे। अगर LHS का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, RHS का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो सब कुछ दिया हुआ है आपका, तो आप चेक करोगे LHS RHS दोनों बराबर हो रहा है या नहीं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है या नहीं। IRPT या PPPT कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो हम आर्बिट्रेज करते हैं। तो हम क्या करते हैं? आर्बिट्रेज, मतलब IRPT और PPT को हम दो जगह पे यूज कर सकते हैं। पहला नंबर 1, अगर इन चारों में कोई कुछ भी मिसिंग है तो हम मिसिंग फिगर कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 2, अगर ये चारों दे दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हम LHS को RH के साथ कंपेयर करेंगे। अगर LHS RHS बराबर हो रहा है, इसका मतलब IRPT और PPPT कहता है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और बराबर हो रहा है, इसका मतलब हम आर्बिट्रेज नहीं करेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है तो हम आर्बिट्रेज करेंगे। तो बेटे ये था हमारा PPPT और IRPT का रिवीजन। फिर उसके बाद हम क्रॉस रेट का कंसेप्ट सॉल्व किए थे, बस क्रॉस रेट कंसेप्ट कवर किए थे। मान लो आपके पास A/B है और B/C है, आपके पास दो रेट है, A/B अवेलेबल है और B/C अवेलेबल है, लेकिन आपको चाहिए A/C। बोलो क्या A/C नहीं मिलेगा? एक मैथमेटिकल रिलेशन अप्लाई करके अब बोलेंगे हाँ सर मिलेगा। A/B इंटू B/C करेंगे तो हमको मिलेगा A/C। तो अब बोलेंगे सर ये A/C B/C ये क्या होता है? मान लो A/C एक एक्सचेंज रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, B/C भी एक क्वेश्चन रेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको चाहिए A/C। तो अगर A/C डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देता है तो आप वो वाला फिगर यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर A/C क्वेश्चन में मिसिंग है, at that time A/B and B/C is available, then we can mathematically get A/C, that is A/B into B/C। तो बेटे ये जो A/C हमको मिला by using A/B into B/C, this rate is called as cross rate, this rate is called as cross rate। कैन यू एक्सप्लेन क्रॉस रेट का कंसेप्ट? कैन यू एक्सप्लेन क्रॉस रेट का कंसेप्ट? बेटा क्रॉस रेट मतलब और कुछ नहीं होता है, दो एक्सचेंज रेट का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो एक्सचेंज रेट का मल्टीप्लिकेशन होता है क्रॉस रेट। क्या मेरे बात आपको समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर आपके बात हमें समझ में आया। तो ठीक है बेटा, इतना सा अगर आप रिवाइज किए हो तो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ तक रिवाइज नहीं किए हो तो बहुत बुरा है। तो ठीक है, मैंने तो पहले एकदम कुछ हेल्प आपको कर दिया, मतलब मेरे तरफ से रिवाइज करवा दिया, तो आगे से आप लोगों का ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मिस्टेक, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। आप खुद को समझाओ, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आपका करियर खराब हो जाएगा, आपको बाजार मार्केट में नौकरी नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाओगे। तो बेटे ऐसे गलती खुद के साथ मत करो। तो आज से सुधर जाओ, सुधार दो खुद को, और आज से शपथ करो कि
आगे से मैं इंतजार नहीं करूंगा कब सार रिवाइज करेंगे, मैं खुद मेरा टॉपिक जो भी कंसेप्ट कवर हुआ है मैं इसको रिवाइज करते रहूंगा। तो ठीक है, तो मेरा रिवीजन खत्म हो गया। अब बोलेंगे सर फॉरेक्स में क्या इतना ही कंसेप्ट? नहीं, और बहुत कुछ कंसेप्ट होता है। जो आर्बिट्रेज का कंसेप्ट था, फिर फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट था, मनी मार्केट ऑपरेशन का कंसेप्ट था, उसको मैं रिवाइज करके मेरा आज का क्लास को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो मैं आज एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, तो आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो ठीक है, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो ठीक है, अब बोलेंगे सर अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो हमारा बचा हुआ है, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ठीक है, तो आप एक काम करो मेरे साथ साथ, आप लोग मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं वो क्वेश्चन रीड करो। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो बेटा तुम एक काम करो, जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है उसको पहले रीड करो। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है पहले उसको रीड करो। तो ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसी 2 मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से रीड करो। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8? कहाँ गया? हाँ, मुझे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया। आज हम 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले दिमाग में हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि कितने बजे छुट्टी होगा, हमको घर जाना है, घर में मुझे कोई इंतजार क्या होगा, तो ये सब हम नहीं सोचेंगे। तो ठीक है, हम खुद के बारे में सोचेंगे। तो बेटे मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 8 रीड करो। बेटे मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन 8 रीड करो, ठीक है? क्या बोला देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल बोला कि स्पॉट रेट $1 48.0123 रुपीज, $1 रुपीज 48.0123। फिर बोला कि 180 डेज फॉरवर्ड रेट, 180 डेज फॉरवर्ड रेट, 180 डेज फॉरवर्ड रेट, 180 डेज का मतलब होता है 6 मंथ, 180 डेज का मतलब होता है 6 मंथ। तो 180 डेज फॉरवर्ड रेट होता है 48.8190, 48.8190। फिर बोलता है कि एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ, मतलब इंडिया का इंटरेस्ट रेट 12%। माय क्वेश्चन इज हियर टू ऑल ऑफ यू, ये जो 12% ये साल का इंटरेस्ट रेट या 6 महीने का? आप बोलेंगे सर ये 6 महीने का नहीं बेटा, ये एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ। क्या होता है ना, अगर आप 6 मंथ के लिए डिपॉजिट करोगे तो जो रेट लगता है, बैंक एक रेट कोट करता है। अगर आप 5 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे तो पर annum का रेट अलग हो जाएगा। मतलब ये जो 12%, अगर if you will invest for 6 months, then your per annum interest rate will be 12%. Try to understand the point. If you will invest for 6 months, then per annum interest rate will be 12%. तो ठीक है, चलो। फिर उसके बाद बोला एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ $, मतलब जो फॉरेन
फॉरेन कंट्री का जो डॉलर जो इंटरेस्ट रेट होता है, इफ यू विल इन्वेस्ट फॉर 6 मंथ देन पर एनम इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन कंट्री विल बी 8%। बोला कि इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी, इफ यस हाउ एन आर्बिट्रेजर कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन इफ ही विल willing to borrow 40 lakhs और US डॉलर 83,312। तो ठीक है, सुनो, अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में रिवाइज करवाया था। मैंने बोला था कि IRPT का इक्वेशन चेक कर लो। अगर LHS RHS दोनों बराबर नहीं होता है, अगर LHS RHS दोनों बराबर नहीं होता है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे ना, आर्बिट्रेज करेंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में LHS RHS मतलब स्पॉट रेट भी है, फॉरवर्ड रेट भी है, होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट भी है, डॉलर कंट्री का इंटरेस्ट रेट भी है। इसका मतलब हम IRPT का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही और दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों कंपेयर बराबर हो जाएगा तो हम आर्बिट्रेज नहीं करेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो हम आर्बिट्रेज करेंगे। तो ठीक है, तो बोलो आर्बिट्रेज होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? क्या आपका दिमाग में कुछ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, तो लिखो मेरे साथ साथ आंसर। तो हम पहले लिखेंगे रिकॉग्नाइजिंग possibility of arbitrage, मतलब आर्बिट्रेज होगा या नहीं होगा हम देखते हैं। तो ठीक है, बोलो आर्बिट्रेज होगा या नहीं होगा, कैसे आपको पता चलेगा? आर्बिट्रेज होगा या नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे सर हम IRPT का इक्वेशन लगाएंगे, अगर IRPT का LHS IRPT का RHS दोनों बराबर हो जाएगा तो आर्बिट्रेज नहीं होगा, अगर दोनों बराबर नहीं होता है तो आर्बिट्रेज होगा। तो IRPT का इक्वेशन क्या था? बोलो IRPT का इक्वेशन था फॉरवर्ड रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डिवाइड बाय स्पॉट रेट होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 1 प्लस होम कंट्री इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट। ओके, ये जो क्वेश्चन में जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि $1 इज इक्वल टू ₹48.0123। इसका मतलब लेफ्ट हैंड करेंसी हमेशा फॉरेन करेंसी होगा, राइट हैंड करेंसी हमेशा होम करेंसी होता है। तो मैंने आप लोगों को जब एक्सचेंज रेट के बारे में समझाया था, मैंने बोला था कि लेफ्ट वाला करेंसी हमेशा फॉरेन करेंसी होता है, राइट वाला करेंसी हमेशा क्या, होम करेंसी होता है। तो ठीक है, अब बोलो इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट, बोलो क्या होगा, रुपीज पर डॉलर डिवाइड बाय स्पॉट रेट, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 1 प्लस इंडिया इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस US इंटरेस्ट। इम्प्लाई दैट, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब बोलो फॉरवर्ड रेट रुपीज पर डॉलर कितना? सर 48 फॉरवर्ड रेट रुपीज पर डॉलर कितना? 48.8190 डिवाइड बाय 48.0123 1 प्लस, बोलो इंडिया का पर एनम रेट 12%, इसका मतलब 6% लेना है हमें, क्योंकि 6 महीने का रेट होगा ना 6%, डिवाइड बाई 1 प्लस 4%। आप बोलेंगे सर ये दोनों इक्वल हो रहा है या नहीं, हम बाद में देखेंगे। बोलो इंप्लाई दैट लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, क्या कोई बता सकते हो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है? आप बोलेंगे सर हाँ हम बता सकते हैं लेफ्ट साइड कितना आ रहा है। बोलो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, 48.8190 डिवाइड बाई 48.0123, 48.0123। सर लेफ्ट साइड आ रहा है 1.0168, राइट साइड 1.06 डिवाइड बाई 1.04, राइट साइड आ रहा है 1.01
92 1.0192। बोलो RHS और LHS दोनों इक्वल है क्या? नहीं, इसका मतलब 0192 RHS लेस देन LHS, सॉरी LHS लेस देन RHS। लेफ्ट हैंड साइड कम है 1.0168 है, RH साइड ज्यादा है 1.0192। तो लिखो सिंस LHS not is equal to RHS, the arbitrage is possible। अगर LHS नॉट इजिकल टू आर्बिट्रेज मतलब LHS RHS के साथ बराबर नहीं होता है तो हमारा आर्बिट्रेज पॉसिबल होगा। तो जो पहला पार्ट था उसका आंसर शायद हो गया। आप लोग को समझ में आया? यस और नो? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। तो जो दूसरा पार्ट बोला, दूसरा पार्ट जो बोलता है कि बोलता है क्या, इफ यस मतलब अगर आर्बिट्रेज पॉसिबल, हाउ एन आर्बिट्रेजर कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन if he is willing to borrow 40,000 और $83,312। तो देखो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी सेकंड पार्ट, हम अभी सेकंड पार्ट सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो बोला कि आर्बिट्रेज पॉसिबल, हाँ बोलता है कि आर्बिट्रेज पॉसिबल। अब बोलेंगे हाँ, तुम ये बताओ उसको कब प्रॉफिट होगा, उसको कब फायदा होगा? अगर वो 40 लाख रुपया बोरो करेगा या 83,312 डॉलर बोरो करेगा। देखो अगर वो 40 लाख डॉलर रुपीज बोरो करेगा तो वो करेगा क्या? 40 लाख रुपया इंडिया में बोरो करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा डॉलर, डॉलर में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट को डॉलर वाला इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो डॉलर लेके आएगा कहां? इंडिया। वो जो इन बोरोइंग किया था, बोरोइंग के साथ इंटरेस्ट मिला के पेमेंट करेगा, फिर उसका अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ बचेगा। तो केस 2 में क्या होगा? अगर वो यूएस में बोरो करेगा, अगर वो यूएस से बोरो करेगा तो 83.312 डॉलर आज बोरो करेगा, उसको स्पॉट रेट में कन्वर्ट करके इंडिया को लाएगा, इंडिया में रुपी इन्वेस्टमेंट करेगा, 6 महीने के बाद इंडिया का जो रुपी इन्वेस्टमेंट को बेचेगा उसमें क्या करेगा ना, कन्वर्ट करके फॉरवर्ड रेट डॉलर को लेगा, जो डॉलर बोरो किया था उसके साथ इंटरेस्ट पे करेगा, जितना भी फायदा होगा डॉलर फिर उसको लेके इंडिया आएगा। इसका मतलब हम दो पार्ट को सॉल्यूशन देंगे। तो मेरा जो राइटिंग वाला स्पेस है मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ठीक है, तो मैं दिख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है इफ ही बोरो 40 लाख, अगर वो 40 लाख बोरो किया, फिर इफ ही बोरो कितना डॉलर 83,312। तो ठीक है, तो ये दोनों केस हम एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, तो हम पहला वाला केस को एनालिसिस करेंगे। तो टुडे आज बोरो कहां? इंडिया से 40 लाख। तो ठीक है, स्पॉट रेट बोलो एक डॉलर कितना? स्पॉट रेट बोलो एक डॉलर कितना होता है? अब बोलेंगे सर एक डॉलर होता है, नालायक थोड़ा जल्दी बताओ, एक डॉलर होता है ₹48.0123। तो ठीक है, 1 रुपीज कितना होगा सर? 1/48.0123। ठीक है, 40 लाख रुपया कितना होगा? 40 लाख रुपया होगा
40 लाख रुपया होगा 40 lakhs इंटू 1/48.0123। फटाफट कैलकुलेशन करो। 40 lakhs डिवाइड बाई 48.0123। सर 83,312 डॉलर। मैं राउंड अप करके ले रहा हूं, आपको अगर कुछ दिक्कत होगा तो आप बता सकते हैं। तो 83,312 डॉलर, तो ठीक है। इन्वेस्ट 83,312 डॉलर इन यूएसए फॉर 6 मंथ। आप 6 मंथ के लिए यूएस में 83,312 डॉलर इन्वेस्ट किए। आप 3 मंथ के लिए यूएस में 83,312 डॉलर इन्वेस्ट किए, तो ठीक है। तो ये आज का काम हो गया। आज आपको जितना करना था बस हो गया। तो आफ्टर 6 मंथ के बाद, बोलो 6 मंथ के बाद आप क्या करेंगे? क्या हुआ, मेरा आईपैड चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? तो ठीक हो गया। बोलो आप 6 मंथ का बाद क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर मेरा जो डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको मैंने क्या, उसका मैच्योरिटी वैल्यू मुझे मिलेगा। तो बोलो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ डॉलर इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ डॉलर इन्वेस्टमेंट। बोलो कितना डॉलर आप इन्वेस्टमेंट किए थे? 83,312 प्लस 4%। आप बोलेंगे सर 4% क्यों? क्योंकि देखो ना, यूएस का जो इंटरेस्ट रेट कितना था? 8%। अगर 6 महीने के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 4% मिलेगा। तो 83,312 प्लस 4%, सर ये आ रहा है 86,644 डॉलर। मैं राउंड अप करके ले रहा हूं, तो 4.48 था तो मैंने 44 ले लिया, तो ठीक है। अब बोलो 6 महीने के बाद कैलकुलेशन हो रहा है, तो 6 मंथ का जो फॉरवर्ड रेट होता है, $1 कितना होगा? सर 6 मंथ का जो फॉरवर्ड रेट होता है वो $1 48.8190 होता है। तो $1 48.8190, तो ठीक है। 86,644 डॉलर कितना होगा? 86,644 डॉलर कितना होगा? आप बोलेंगे सर 86,644 इंटू 48.8190, 86,644 इंटू 48.8190, तो 86,644 इंटू 48.8190, सर ये आ रहा है 42,29,873। ये 42,29,873। बोलो ये जो होगा 42,29,873, ये जो यूएस इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी वैल्यू को रुपीज को कन्वर्ट करोगे तो ठीक है। अब बोलो मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल रहा है 42,29,873। मैंने इसीलिए इसको प्लस किया। क्या हो रहा है भाई? मैंने इसीलिए इसको प्लस किया क्योंकि ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू, तो इसका मतलब ये आपके लिए इनफ्लो, तो ठीक है। पे बोरोइंग, याद है आप इंडिया में बोरो किए थे कितना? 40 लाख बोरो किए थे, प्लस 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 40 लाख में 6% इंटरेस्ट जोड़ो, 40 लाख प्लस 6%, सर 42 लाख
40,000, ये आपका माइनस हो जाएगा, इसका मतलब आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? कितना मिलेगा? 42 29,873, इसमें 40,000 पे करोगे तो 10,127 आपका नुकसान होगा। तो अगर आप इंडिया से बोरो करोगे तो आपका नुकसान होगा, अगर आप इंडिया में बोरो करोगे तो आपका नुकसान होगा। आप बोलेंगे सर हम कहाँ बोरो करेंगे? मेरे हिसाब से आप यूएस में बोरो करो, आपका फायदा होगा। तो अल्टरनेटिव 2 को भी हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें मार्क नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप बोलेंगे सर जरा हमें हेल्प कीजिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपको हेल्प ही करूंगा। तो ठीक है, बोलो टुडे का एक्टिविटी क्या होगा? बोरो, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। हाँ ठीक है, इसको ले लेंगे। बोरो कितना? बोरो $83,312। चलो खुद आगे जाने के लिए कोशिश करो। ओके, बोरो हो गया हम लोग का कितना? 83,312। बोलो स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू ₹48.0123। स्पॉट रेट
$1 इज इक्वल टू ₹48.0123। अब बोलो $83,312 इज इक्वल टू $83,312 इज इक्वल टू 83,312 into 48.0123 83,312 into 48.0123 ये आ रहा है 40 लाख। तो ठीक है, बोलो इन्वेस्ट 40 lakhs in India for invest 40 lakhs in India for 6 month। आज का काम खत्म हो गया, तो अब चलो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट 40 lakhs प्लस 6%, क्योंकि इंडिया में अगर इन्वेस्ट करोगे तो 12% साल का रेट, 6 महीना में आपको 6% मिलेगा। तो 40 लाख मतलब 42,40,000, 42,40,000। तो ठीक है, फॉरवर्ड रेट $1 होता है 48.8190 रुपीज। तो ₹1 हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास रुपीज है ना, 42,40,000 मेरा रुपीज है, रुपीज को मैं कन्वर्ट करूंगा तो ₹1 इज इक्वल टू 1/48.8190 ₹1 इज इक्वल टू 1/48.8190। तो ठीक है, 42,40,000 रुपीज इज इक्वल टू 42,40,000 रुपीज इज इक्वल टू 42,40,000 into 1/48.8190, 42,40,000 into 1/48.8190। बोलो कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है $86,851। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट $86,851, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए थे, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका रुपी में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आया था, फिर रुपी को हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं कौन सा करेंसी को, डॉलर को। तो इसका मतलब ये डॉलर में मैच्योरिटी वैल्यू, इंडियन इन्वेस्टमेंट का डॉलर मैच्योरिटी वैल्यू। अब बोलो पे बोरोइंग, अब बोरो कितने किए थे? $83,312 प्लस 4% लगेगा इसमें, 83,312 प्लस 4%, तो आपको देना पड़ेगा 86,644। ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा। बोलो आपका गेन कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 86,851 माइनस 86,644। आपको प्रॉफिट हो रहा है $207। तो $8 में प्रॉफिट। अब बोलो $1 6 महीना का बाद $1 48.81
81 48.8190। अब बोलो $207 इज इक्वल टू, अब बोलो $207 इज इक्वल टू $207 इज इक्वल टू 207 इंटू 48.8190, 48.8190, 10,105, 10,105 ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंस we have profit if we borrow, since we have profit if we borrow, since we have profit if we borrow from USA and invest in India, इसीलिए हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए अगर हम बोरो करेंगे यूएसए में और डिपॉजिट करेंगे इंडिया, वी शुड बोरो $83,312। बस यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या आपको ये जो सॉल्यूशन मैंने दिया, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम और क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे बेटा, लेकिन आज अभी मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। तो ब्रेक के बाद हम फिर नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो अभी के लिए इतना, तो फिर हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।